अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाज़ा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियों और बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी की वजह से एक ऐसे क़हत का ख़तरा है जो तबाहकुन सतह पर होगा और ये चीज़ नाकाबिल क़बूल है। एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजू से मुतालिक जारी करदा बयान में कहा है कि गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के महकमा बराए मरबूत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ दर्जाबंदी की ताज़ा रिपोर्ट के नताइज को तशवीशनाक करार दिया और कहा है कि गाज़ा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियों और वसी पैमाने पर नक़ल मकानी की वजह से तबाहकुन सतह की भूख और क़हत का ख़तरा है जो नाकाबिल क़बूल है। उन्होंने जोर दिया है कि फौरी तौर पर सरहदी गुज़रगाहें खोली जाए, सिफारती रुकावटें दूर की जाए और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें हयाती अहमियत की हामिल इंसानी इमदाद फराहम कर सकें। IPC ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि इंसानी इमदाद की अदम दस्तियाबी की वजह से गाज़ा के तकरीबन 3,45,000 बाशिंदों को तबाहकुन सतह की भूख का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में गाज़ा को फराहम की गई इमदाद की मकदार मार्च के बाद की कम तरीन मकदार थी। हमास ने आज शाम इस बात की तस्दीक की है कि इसके रहनुमा याह्या सिनवार गाज़ा में इजरायली फ़ौज के खिलाफ लड़ाई में मारे गए। एक बयान में सीनियर रहनुमा खालिद हया ने कहा है कि सिनवार हाथ में हथियार अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सफ़ों में सबसे आगे इजरायली फ़ौज से लड़े और इनका मुकाबला किया। हमास के विंग क़स्साम ब्रिगेड्स ने भी कहा है कि सिनवार को दुश्मन का सामना करते हुए मारे गए हैं और वो पीछे नहीं हटे। ये बयानात इसराइल की जानिब से गाज़ा में इजरायली फोर्सेस के हाथों हमास के रहनुमा की हलाकत के ऐलान के एक रोज़ बाद सामने आए हैं। इजरायली फ़ौज ने कहा कि बिशलाज ब्रिगेड के पैदा फौजी जनूबी गाज़ा में एक इलाके की तलाशी ले रहे थे जब उन्होंने 3 जंगजुओं की निशानदेही की जो इमारतों के दरमियान मुंतकिल हो रहे थे। एक बंदूक की लड़ाई शुरू हुई जिसके दौरान सिनवार एक भारी तबाहशुदा इमारत में चले गए। फौज ने एक मिनी ड्रोन से फुटेज जारी की जिसमें कहा गया है कि सिनवार बुरी तरह जख्मी और तबाहशुदा इमारत के अंदर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। इनके चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ दिखाया गया। वीडियो में दिखाया गया कि वो ड्रोन को घूर रहे हैं और ख़त्म होने से पहले इस पर छड़ी फेंक रहे हैं। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करने वाले यूरोपीय यूनियन ममालिक को मुस्तकिल असला पाबंदी पॉलिसी के तहत इजराइल को हथियारों की फराहमी बंद कर देनी चाहिए। पेड्रो सैंचेज़ ने बेल्जियम के दारकूमत ब्रुसेल्स में मुनक़िदा यूरोपीय यूनियन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यह बात कही। सैंचेज़ ने कहा कि इजलास में हमने अपील की है कि मशरिक़ सतह में एक पायदार पॉलिसी पर अमल किया जाए और बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी की जाए। हमने कहा है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम न करने वाले ममालिक को मुस्तहक़िम मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और इजराइल को हथियारों की फराहमी रोक देनी चाहिए। सैंचेज़ ने कहा है कि हमारा मुल्क 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल को हथियारों की बरामद नहीं कर रहा है और हम तमाम यूरोपीय यूनियन ममालिक को भी इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को खित्ते में तशद्दुद के फैलाव से रोकने के लिए यही मौक़िफ़ इख्तियार करने की दावत देते हैं। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज़ ने एक दफ़ा फिर कहा है कि यूरोप को नेतन्याहू पर ज़ाहिर कर देना चाहिए कि हम 2 रियासती हल पर मुत्तहिद हैं। अलावादीन इजलास में स्पेन और आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन इजराइल पार्टनरशिप मुआहदे पर नज़रसानी के मुतालबे का भी इआदा किया है। सैंचेज़ ने यूनिफिल के लेबनान से इनखला को भी नाकाबिल क़बूल करार दिया और इस हवाले से नेतन्याहू के बयानात की मज़म्मत की है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की सरबराह क्रिस्टैलिना जॉर्जिया ने कहा है कि आलमी मईशत में दरमियानी मुद्दत की बढ़ोतरी कमज़ोर रहेगी। क्रिस्टैलिना जॉर्जिया ने 21 से 26 अक्टूबर को मुतवक्किअ IMF आलमी बैंक सालाना इजलास से कबल अमेरिका के दारकूमत वाशिंगटन में हम ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं के उन्वान से खिताब किया है। मशरिक़ व सतह में बढ़ती हुई झड़पों पर तशवीश का इज़हार करते हुए जॉर्जिया ने कहा है कि हम सब मशरिक़ व सतह में बढ़ती हुई झड़पों और इन झड़पों की इलाक़ाई मईशतों और आलमी तेल व कुदरती गैस मार्केटों को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत से बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल एक ऐसे वक्त पर शुरू हुई है कि जब पेशन गोइयाँ कम बढ़ोतरी और ज़्यादा कर्ज़ों की घुली मिली इक़्तिसादी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही है। यूँ दिखाई दे रहा है कि दरमियानी मुद्दत की शरह तरक्की कमज़ोर रहेगी। क्रिस्टैलिना जॉर्जिया ने मज़ीद कहा कि बड़ी इक़्तिसादी ताकतें कौमी सलामती के अंदेशों के बाअस बतदरीज सनती शोबे पर मरकूज़ पॉलिसियों और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का सहारा ले रही है। बड़ी इक़्तिसादी ताकतों की तरफ से तिजारती पाबंदियाँ आयद किए जाने की तरफ भी इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तिजारत पहले की तरह इक़्तिसादी तरक्की की क़ुव्वत मुहरिका नहीं रहेगी। IMF की सरबराह क्रिस्टिया जॉर्जिया ने दरमियानी मुद्दत में बढ़ोतरी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि इफ़रादी क़ुव्वत के मंडी सरमाया की हरकत और पैदावारी सलाहियत में इजाफे के लिए इस्लाहात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया है कि गाज़ा की पट्टी के शुमाली शहर जबालिया पर हमलों में तोसी की खातिर इजाफी फ़ौजी दस्ते इलाके में भेज दिए गए। इजरायली फ़ौज ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि महारिब प्यादा दस्तों पर मुश्तमिल फ़ौजियों ने रात के वक्त जबालिया पर हमलों में हिस्सा लिया।
वाज़ह के गुज़श्ता रोज़ गाज़ा के शुमाल में वाक़ जबालिया मुहाजिर कैंप के और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इजरायली फ़ौज के हमले में 22 अफराद हलाक हो गए थे। इजरायली फ़ौज ने 6 अक्टूबर को गाज़ा के शुमाली इलाक़े जबालिया पर दोबारा ज़मीनी हमले शुरू किए थे। बेघर फ़लस्तीनियों के मस्कन जबालिया मुहाजिर कैंप पर ज़मीनी हमलों के साथ साथ फ़िज़ाई बमबारी भी की जा रही है। कैंप में हज़ारों शहरी महसूर हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मौलिक हमलों की जद में आए जबालिया के रिहायशियों को कई दिनों से खाने पीने की अशिया समेत कोई भी इंसानी इमदाद नहीं पहुंच सकी है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि शुमाली कोरिया अफवाज को जनूबी कोरिया को दुश्मन रियासत के तौर पर देखना चाहिए। फौजी हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान किम ने फौजियों से खिताब में कहा कि जनूबी कोरिया के खिलाफ किसी भी ताकत का इस्तेमाल शहरियों के खिलाफ नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क के खिलाफ एक जायज़ा जवाबी कार्रवाई शुमार होगा। किम ने कहा कि शुमाली कोरिया को जनूबी कोरिया से मुंसलिक करने वाली सड़कों के कुछ हिस्सों को धमाके से उड़ाना हमारे हमेशा से ख़राब बाहमी ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के अज़्म का इजहार है। उन्होंने कहा कि हमारी मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सूरत में शुमाली कोरिया अफवाज दुश्मन मुल्क यानी जनूबी कोरिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से हरगिज़ नहीं हिचकिचाएंगे। इटली के शुमाली इलाकों में शदीद तूफान और बारिशों की वजह से मुतअद्दिद रिहायशी इलाके सैलाब की जद में आ गए। सैलाबी रैली की लपेट में आकर एक शख्स हलाक हो गया। हालिया दिनों में शुमाली मगरबी इलाकों लेगोरिया और टस्कनी में शदीद बारिशों के बाद मुतअद्दिद दरियाओं और नदी नालों में सैलाब आ चुका है और कुछ बुलंद मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी देखने में आए हैं। लेगोरिया में 16 अक्टूबर को 18 घंटों में 200 मिलीमीटर और टस्कनी के कुछ मुकामात पर 1 घंटे जैसी मुख्तसर मुद्दत में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एंटीला और मैगर दरियाओं में तुग़यानी के खतरे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जनुआ के करीब जंगली इलाके में सैलाबी रैली की जद में आकर एक 75 साला शख्स हलाक हो गया। बारिशों के नतीजे में सीनिया शहर के रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियां पानी में डूब गई और फ्लोरेंस शहर में भी शदीद बारिश की वजह से ट्राम लाइनों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक नए लॉकर्स प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत ज़ायरीन अपने सामान को महफूज रखने के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। ये इक़दाम सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमत फराहम करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। हरमैन अथॉरिटी ने ज़ायरीन को ये इत्तला दी है कि वो लॉकर्स प्रोग्राम के लिए अपनी दरख्वास्तें 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। हतमी नामों का ऐलान इस मुद्दत के बाद किया जाएगा, जिससे ज़ायरीन को इनके सामान को महफूज तरीके से रखने की सहूलत हासिल होगी, ताकि वो मस्जिद हरम या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम से हाज़िरी दे सकें। मज़ीद हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नए इमामों की तकर्रुरी की भी शाही मंजूरी दे दी है। मस्जिद हरम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस बात की तस्दीक की है कि मस्जिद हरम में 2 नए इमाम शेख बदर तुर्की और शेख डॉक्टर अल वलीद शमसान मुतय्यन किए गए हैं। इसी तरह मस्जिद नबी में भी 2 नए इमाम शेख डॉक्टर मोहम्मद बरहजी और शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल खरानी की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। ये इक़दाम ज़ायरीन के लिए एक मुस्बित पेशरफ्त है जो इनकी इबादत की सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सऊदी अरब के वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान फजली की ज़ेर निगरानी सऊदी ज़रई नुमाइश 2024 का 41वां एडिशन रियाज में मुनक़िद किया गया। ज़रई नुमाइश इलाके का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें 28 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क से ज़राअत से मुंसलिक 370 कंपनियाँ नुमाइश में अपने स्टॉल्स लगाएँ। सबक न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर रियाज में ज़रई नुमाइश का इफ्तिताह 21 अक्टूबर को होगा, जो 4 दिन तक जारी रहेगी। सऊदी वज़ारत ज़राअत व माहौलियात का कहना है कि नुमाइश में ज़राअत के फ़रोग़ के हवाले से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सेमिनार्स मुनक़िद होंगे। नुमाइश में काश्तकारी के अलावा फ़िश व कैटल फार्मिंग के हवाले से अहम मालूमात फ़राहम की जाएंगी, जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बेहद अहम है। तौक़े की जा रही है कि ज़रई शोबे में सरमायाकारी का हजम साल 2030 तक $40 अरब से तजावीज़ कर जाएगा, जो मुआशी तरक्की के लिए काफ़ी अहम है। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के करीब माहौल को बेहतर बनाने के लिए मिसवाक फ़रोख्त करने के खूबसूरत स्टॉल लगाने का मनसूबा लॉन्च किया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक म्यूनसिपलिटी का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों, खासकर मसाजिद के बाहर गैर रिवायती खांचों को ख़त्म करके जदीद तर्ज के खूबसूरत स्टॉल्स कायम किए जाएंगे, जो मिसवाक की फ़रोख्त के लिए मखसूस होंगे। जदीद स्टॉल्स के हवाले से शहर के 48 मुकामात को मखसूस किया है, जहाँ 4 मुरब्बा मीटर के खूबसूरत स्टॉल्स फराहम किए जाएंगे, जिन्हें बल्दिया की जानिब से परमिट भी जारी किया जा रहा है। मुजवज़ा स्टॉल्स 3 साल की लीज़ पर हासिल किए जा सकेंगे। स्टॉल हासिल करने के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2024 है, जिसके बाद स्टॉल्स अलॉट करने का आगाज़ होगा। वाज़रे के बेशतर मसाजिद के बाहर लोग ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर मिसवाक और दीगर अशिया फ़रोख्त करते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ शहर की खूबसूरती मुतासिर हो रही है, बल्कि राहगीरों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जदीद तर्ज के स्टॉल से मंजर भी
بہتر ہوگا اور منظم انداز میں کاروبار کرنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ ترکی کے وزیر دفاع یاشر گولن نے امریکہ اور یوکرین کے وزرائے دفاع لائیڈ آسٹن اور رستم امروف کے ساتھ ملاقات کی۔ ترکی کی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر دفاع یاشر گولن نیٹو وزرائے دفاع کے اجلاس کے لیے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ہیں۔ برسلز میں دو طرفہ ملاقاتوں کے دوران انہوں نے اپنے امریکی اور یوکرینی ہم منصبوں لائیڈ آسٹن اور رستم امروف سے ملاقات کی۔ یاشر گولن نے برسلز میں مصروفیات کے دوران برطانوی ہم منصب جان ہیلی سے بھی ملاقات کی۔ مذاکرات میں نیٹو کی سرگرمیاں، دو طرفہ فوجی سیکورٹی اور دفاعی صنعت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے کہا ہے کہ وہ دورے ترکیہ کے دوران متوقع ملاقاتوں میں تارکین وطن، یورپی یونین اور دو طرفہ تعلقات سمیت متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اولف شولز نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کے اجلاس کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دورے ترکیہ کے دوران بروز ہفتہ استنبول میں صدر ترکی رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات میں متعدد امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شولز نے کہا ہے کہ تارکین وطن کا مسئلہ یقیناً ہمیشہ سے ایک اہم معاملہ رہا۔ اس معاملے پر یورپی یونین اور ترکیہ کا مل کر کام کرنا درست اور منطقی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس کی حمایت کی اور یورپی یونین سے مہاجرت سے متعلق معاہدوں کو وسیع کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ یورپ باہمی تعلقات اور جرمنی ترکیہ باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی بعض موضوعات ایسے ہیں جن پر ہمارا بات چیت کرنا ضروری ہے۔ اولف شولز نے کہا ہے کہ دورے ترکی کے دوران ہم ان پہلوؤں پر بھی غور کریں گے کہ معاشی ترقی، یونان اور دیگر ممالک کے ساتھ اچھے ہمسائیگی کے تعلقات کی خاطر خطوں کی مجموعی اعتبار سے کیسے ترقی دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً اپنے نیٹو اتحادیوں کو اسلحے کی فراہمی بھی ایسا موضوع ہے جس پر ہمیں ہمیشہ بات کرنی ہوتی ہے۔ پاکستان میں پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے آئینی ترامیم کو دو حصوں میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں عدالتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترمیمی بل پیش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے عدالتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے، جسے حتمی منظوری کے لیے کابینہ کو بھیجا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج جمعے کو سید خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں کمیٹی میں شامل تمام پارلیمانی جماعتوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حتمی مسودے پر مشاورت کی گئی۔ یہ مسودہ مجموعی طور پر چوتھا مسودہ تھا جسے مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کی تجاویز کی روشنی میں تیار کیا گیا۔ اجلاس میں موجود ایک رکن نے میڈیا کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ترمیم دو حصوں میں پیش کی جائے گی اور پہلے مرحلے میں صرف آئینی اصلاحات پر مبنی آئینی شقوں پر مشتمل آئینی ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ رکن کا کہنا تھا کہ جس مسودے کی منظوری دی گئی ہے اس میں زیادہ تر تجاویز جمعیت العلماء اسلام کی جانب سے دی گئی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے۔